अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम गुर्दों के बेकार हो जाने के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि गुर्दे क्यों बेकार होते हैं और इन बेकार गुर्दों का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्दे का बेकार हो जाना। गुर्दे का बेकार हो जाना गुर्दे की एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुर्दा या तो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अपना फ़ेल सरअंजाम देने में नाकाम हो जाता है। तो गुर्दे के फ़ेल में जुज़वी या मुकम्मल तौर पर होने वाली जो नाकामी होती है, उसको गुर्दे का बेकार हो जाना कहते हैं। जुज़वी का मतलब है नामुकम्मल तौर पे, यानी गुर्दा थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा है और बाकी काम नहीं कर रहा, बस थोड़ा-सा वो कभी-कभी अपना फ़ेल सरअंजाम दे देता है और ज़्यादा औक़ात वो अपना काम करना छोड़ देता है, फिर थोड़ा-सा काम करना शुरू करता है, फिर काम करना छोड़ देता है। इसे कहते हैं जुज़वी, यानी मुकम्मल तौर पे उसने काम करना नहीं छोड़ा। तो गुर्दे के फ़ेल में मुकम्मल या जुज़वी नाकामी गुर्दे का बेकार हो जाना कहलाती है। अब गुर्दे के बेकार हो जाने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आइए अब उन वजूहात के बारे में हम लिख लेते हैं। वजूहात, गुर्दे आखिर क्यों बेकार होते हैं? गुर्दे आखिर क्यों अपना फ़ेल या अपना काम सरअंजाम देना छोड़ देते हैं? चाहे मुकम्मल तौर पे वो बेकार हो जाएँ, अपना काम करना छोड़ दें या जुज़वी तौर पर। उसकी वजूहात, गुर्दे के बेकार होने की बड़ी वजूहात 2 हैं। तो पहले हम बड़ी वजूहात के बारे में लिखेंगे जो गुर्दे के बेकार होने की वजूहात बड़ी हैं, वो हैं डायबिटीज़, मेलाइटस, एक बड़ी ये एक बीमारी है जो गुर्दों के बेकार होने की वजह बनती है। इसके अलावा हाइपर टेंशन, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की जो बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ऐसी बीमारी को ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपर टेंशन कहते हैं। तो ये 2 बीमारियां गुर्दों के बेकार होने की सबसे बड़ी वजह हैं। इनके अलावा गुर्दों को खून की फराहमी में रुकावट, अचानक ही गुर्दों को खून की फराहमी में रुकावट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे बेकार हो सकते हैं। इसके अलावा एक और वजह है, वो है ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल। अगर अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, अद्वियात के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी गुर्दे बेकार हो सकते हैं। तो ये गुर्दों के बेकार होने की कुछ वजूहात, और इनमें से जो पहली 2 वजूहात हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस ये गुर्दों की एक बीमारी है, जिसमें गुर्दे बहुत ज़्यादा पेशाब बनाते हैं और बार-बार इंसान को पेशाब आता है, और जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में नमकियात और पानी की बहुत कमी हो जाती है। ऐसी बीमारी को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ये 2 बीमारियाँ गुर्दों के बेकार होने की सबसे बड़ी वजूहात हैं। इम्तिहानात में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि गुर्दों के बेकार होने की बड़ी वजूहात बताएँ, और वो ये हैं।
अब हम गुर्दों के बेकार होने की अलामात पढ़ेंगे। गुर्दों के बेकार होने की बहुत सारी अलामात हैं। उनमें से पहली है कै यानी उल्टी का आना। दूसरी है मतली। मतली कहते हैं दिल खराब होने को। तो दिल खराब होने का मतलब है कि कै आती तो है, कै का आने का इरादा तो होता है, लेकिन कै आती नहीं है। तो जब इंसान इस हालत में हो कि कै आ भी रही हो लेकिन उसे कै ना आए, फिर भी इस हालत को मतली कहते हैं। इसके अलावा वजन में कमी, इसके अलावा बार बार पेशाब आना, और इसके अलावा पेशाब में खून की मौजूदगी। पेशाब में खून भी मौजूद हो सकता है। अगर पेशाब में खून की मौजूदगी हो तो वो गुर्दों के बेकार होने की एक अलामत है। इसके अलावा पैरों या पाँव और टांगों का और चेहरे की सूजन। अगर चेहरे में भी सूजन हो जाए, बाजुओं में भी, पाँव और टांगों में भी सूजन हो जाए, तो ये गुर्दों के बेकार होने की एक अलामत है। इसके अलावा सांस का उखड़ना। अगर सांस उखड़ना शुरू कर दे तो ये भी गुर्दों के बेकार होने की अलामत है। और ये सारी अलामत तब जाहिर होती है जब खून में फासद मादे और यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाए। तो जब खून में यूरिया और फासद मादे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि खून से यूरिया और फासद मादे निकालने का जो काम था वो गुर्दे सरंजाम देते थे, लेकिन गुर्दे अपना काम करने में नाकाम हो चुके हैं, अपना फेल सरंजाम देने में मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से खून में फासद मादे और यूरिया की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू होगी। तो ये तमाम अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब खून में यूरिया और फासद मादे मिकदार में बहुत ज़्यादा हो जाएं। तो जब गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो खून में यूरिया और फासद मादों की, दूसरे फासद मादों की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कै, मतली, वज़न में कमी, बार बार पेशाब आ सकता है और पेशाब में खून की अलामत, खून की मौजूदगी की अलामत भी हो सकती है। टांगों, बाजुओं और पाँव वगैरह में सूजन और चेहरे में सूजन और सांस भी उखड़ सकती है। तो ये गुर्दे के बेकार होने की कुछ अलामत थी। अब गुर्दे के बेकार होने का इलाज। जब गुर्दा बेकार हो जाता है तो उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं? बेकार गुर्दे का इलाज दो तरीकों से मुमकिन है। तो बेकार गुर्दे का इलाज, बेकार गुर्दे का इलाज दो तरीकों से मुमकिन है। पहला तरीका है डायलिसिस। डायलिसिस ये बेकार गुर्दे के इलाज का पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है
किडनी ट्रांसप्लांट। ये बेकार गुर्दे के इलाज का दूसरा तरीका है। आज हम बेकार गुर्दे के इलाज का पहला तरीका पढ़ेंगे जो कि डायलिसिस है। तो आइए जानते हैं डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस का मतलब है वो जो गंदा खून है, और गंदा खून ऐसा खून जिसमें फासिद मादे और यूरिया बहुत ज्यादा हो चुके हों, और ये इस वजह से होता है क्योंकि गुर्दों ने अपना काम करना छोड़ दिया। गुर्दे खून से फासिद मादे और यूरिया को बाहर निकालते हैं। जब गुर्दे ही नाकाम हो जाएंगे अपना फेल सरंजाम देने में, गुर्दे ही बेकार हो जाएंगे, तो खून में यूरिया और फासिद मादे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और खून गंदा हो जाएगा। तो गुर्दे खून की सफाई का फेल सरंजाम देते हैं, कुदरती सफाई। गुर्दे खून की कुदरती सफाई करते हैं, लेकिन जब गुर्दे ही नाकाम हो जाए अपना काम करने में, वो बिल्कुल बेकार हो जाए, तो फिर खून की मसनूई सफाई की जाती है। और खून की मसनूई सफाई के तरीके को हम डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस ये एक ऐसा तरीका है जिसमें खून की मसनूई सफाई की जाती है। तो डायलिसिस की पहले हम तारीफ लिख लें। खून की मसनूई तरीके से सफाई को डायलिसिस कहते हैं। आगे डायलिसिस की दो इकसाम है। डायलिसिस क्या है? खून की मसनूई तरीके से सफाई करना, जबकि गुर्दे खून की कुदरती सफाई का अमल सरंजाम देते हैं। और अगर खून की मसनूई सफाई की जाए गुर्दों के बेकार होने की वजह से, इस अमल को डायलिसिस कहेंगे। डायलिसिस की इकसाम के बारे में लिखते हैं। डायलिसिस की इकसाम, डायलिसिस की दो इकसाम है। पहली है पेरिटोनियल डायलिसिस, और डायलिसिस की दूसरी किस्म है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। आज हम डायलिसिस की पहली किस्म पढ़ेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस, और ये जानेंगे कि किस तरह से इस डायलिसिस के जरिए मरीज के खून की सफाई की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पेरिटोनियल डायलिसिस तो पेरिटोनियल डायलिसिस ये खून की सफाई का मसनूई तरीका है। इसको पेरिटोनियल डायलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके में गंदे खून की सफाई पेरिटोनियल कैविटी में की जाती है। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है और उसमें कैसे गंदे खून की सफाई की जाती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये एक इंसान के जिस्म का अंदरूनी मंजर मैंने बनाया है, और ये इंसान की गट यानी खुराक की नाली है जो उसके जिस्म के दरमियान में होती है। तो ये इंसान की गट यानी खुराक की नाली है, ये सब्ज रंग की, और ये इंसान का जिस्म है, और ये हम उसके जिस्म का अंदरूनी मंजर आपको दिखा रहे हैं। तो उसके जिस्म के अंदर ये गट यानी खुराक की नाली है, और गट के बिल्कुल साथ एलिमेंट्री कैनाल, गट का दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल है। आपकी किताब में गट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है और एलिमेंट्री कैनाल यानी खुराक की नाली का भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो ये गट के बिल्कुल साथ आपको एक कैविटी नजर आ रही होगी, इस कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो ये गट या खुराक की नाली के साथ जो आपको एक जगह, एक खाली जगह या एक कैविटी नजर आ रही है, इसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिटोनियल कैविटी, इस खाली जगह की जो आपको दीवार नजर आ रही है, नीले रंग की आपको एक दीवार नजर आ रही होगी इस खाली जगह, इस कैविटी के इर्द गिर्द, इस नीले रंग की दीवार को पेरिटोनियम
पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम ये वो दीवार है जिसके अंदर एक खाली जगह यानी पेरिटोनियल कैविटी है। तो ये जो दीवार है पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द नीले रंग की, इसको पेरिटोनियम कहते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाली खाली जगह को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर मरीज के जिसके गुर्दे बेकार हो चुके हैं, जिसके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है, इसी कैविटी के अंदर उस मरीज के गुर्दों के बेकार हो जाने की वजह से उस मरीज के गंदे खून की सफाई होनी है। कैसे, वो जान रहे हैं हम। तो ये पेरिटोनियम है, ये वो दीवार है पेरिटोनियल कैविटी की, और इसी दीवार के अंदर ब्लड वेसल मौजूद होती हैं, खून की नालियां मौजूद होती हैं। ये गुलाबी रंग की खून की नालियां बनाने की मैंने कोशिश की है। तो ये जो गुलाबी रंग का मैंने रंग जाहिर किया है, ये खून की नालियां ही हैं। तो इसी पेरिटोनियम में, इसी पेरिटोनियल कैविटी की दीवार में खून की नालियां या ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन खून की नालियों में गंदा खून हरकत या गर्दिश कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि इस मरीज के गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए इसके खून की नालियों में जो खून है वो गंदा है, उसमें फासिद मादे और यूरिया बहुत ज्यादा हो चुका है, और ऐसे खून को गंदा खून कहते हैं। तो अब जब पेरिटोनियल डायलिसिस का अमल सरंजाम देना होगा, सबसे पहले एक थैले में मौजूद डायलिसिस फ्लूइड को, डायलिसिस फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसने गंदे खून की सफाई करनी है, जिसने गंदे खून में से फासिद मादों और यूरिया को जज़ब करना है। तो एक थैले में मौजूद डायलिसिस फ्लूइड को एक नाली या पाइप के जरिए पेरिटोनियल कैविटी में मुंतकिल किया जाता है। यह आपके सामने एक थैला या एक बैग है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ है सब्ज रंग का। तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड है इस पाइप या इस नाली के जरिए मरीज के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, और यह डायलिसिस फ्लूइड इस बैग या इस थैले से इस पाइप या नाली के जरिए मरीज की पेरिटोनियल कैविटी में जाकर जमा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मरीज की पेरिटोनियल कैविटी में आपको सब्ज रंग का डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये डायलिसिस फ्लूइड किस तरह से मरीज के गंदे खून की सफाई करेगा? मसनूई सफाई, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। और चूंकि ये डायलिसिस पेरिटोनियल कैविटी में होगी इसलिए इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहेंगे। तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आया है, ये फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड कहलाएगा। अब क्या होगा, ये जो पेरिटोनियल कैविटी की दीवार जिसको हमने पेरिटोनियम कहा, इसमें जो ब्लड वेसल्स या खून की नालियां हैं, इन खून की नालियों में जो गंदा खून हरकत कर रहा होगा, इस गंदे खून से फासिद मादे, ये ऑरेंज रंग के मैं फासिद मादे बना रहा हूं जो पेरिटोनियम में मौजूद खून की नालियों से बाहर आ जाएंगे। तो ये फासिद मादे जिसमें यूरिया वगैरह होगा, जायद पानी होगा, ये पेरिटोनियम में मौजूद खून की नाली में मौजूद खून से बाहर डायलिसिस फ्लूइड में आकर जमा हो जाएंगे, और यहाँ से जो गंदा खून होगा, गंदे खून में से जो फासिद मादे और यूरिया होंगे वो सारे के सारे डायलिसिस फ्लूइड में जज़ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद खून साफ हो जाएगा। जब यहाँ पर मौजूद खून साफ हो जाएगा तब डायलिसिस फ्लूइड को, जिसमें अब फासिद मादे और यूरिया वगैरह है, जिस्म से बाहर निकाल लिया जाएगा, उसकी निकासी कर ली जाएगी, यानी बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये हमने पढ़ा खून की मसनूई सफाई जो कि हम डायलिसिस फ्लूइड के जरिए कर रहे थे। और चूंकि ये खून की जो सफाई है ये पेरिटोनियल कैविटी में हो रही है इसलिए इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहेंगे। और ये अमल रोज़ाना सरंजाम देना होता है, और ये अमल मरीज़ के घर में भी किया जा सकता है, लेकिन इसको रोज़ाना सरंजाम देना होता है। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने गुर्दों का बेकार हो जाना पढ़ा और ये जाना कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो गुर्दों के बेकार होने का बाइस बनती हैं। और इसके अलावा हमने आज डायलिसिस के बारे में पढ़ा और डायलिसिस की एक किस्म पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में इल्म हासिल किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हीमोडायलिसिस पर भी रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।